हेलो स्टूडेंट। ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके पहले हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर कवर किए थे। आज हम लोग ना सेकेंड चैप्टर कवर करेंगे, है ना। तो सेकेंड चैप्टर का जो नाम है वो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो हम लोग सबसे पहला देखेंगे इस चैप्टर में कि विश्व जनसंख्या घनत्व वृद्धि, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे तो विश्व की जनसंख्या की बात करें यहाँ पे, है ना। तो विश्व की जनसंख्या का वितरण, तो विश्व में कुल मिलाकर जो हमारा है वो 7 महादेश है ना। तो विश्व का जो 7 महादेश है, तो 7 महादेश में से सबसे जो बड़ा महादेश है वो कौन है? एशिया। एशिया जो है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के सबसे बड़ा महादेश है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि एशिया के अंदर 2 देश ऐसे हैं। पहला आपका हो जाएगा भारत और दूसरा हो जाएगा आपका चीन, जो विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं 2 देशों में पाए जाते हैं। और ये जो दोनों देश है वो कहाँ पे हैं? एशिया में है। तो विश्व के जितने भी देश हैं, है ना, उन देशों में से एशिया और चीन, भारत और चीन ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। ये दोनों एशिया में है। तो विश्व के 7 महादेशों में से सर्वाधिक जनसंख्या किस में है? एशिया महादेश में। तो हम लोग देखेंगे जो विश्व के 7 महादेश है तो उसमें जनसंख्या का प्रतिशत, अरे विश्व के कौन कौन से महादेश में कितनी जनसंख्या बटा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वितरण। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे घनत्व और हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृद्धि। तो हम इसके पहले आपके साथ ये चैप्टर में डिस्कस किए थे कि यदि आप चैप्टर बाय चैप्टर और बढ़िया से एकदम डिस्क्राइब वाला वीडियो चाहते हैं, बढ़िया से चाहते हैं, तो एक बार आप जो है प्ले स्टोर से कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो एप्लीकेशन है वहाँ से इंस्टॉल कीजिए। वहाँ उसमें हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उससे बात कीजिए और आप सीधा कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ मैं शॉर्ट में बताना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पे क्या है कि चैप्टर की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा तो एक बार देख लेते हैं। तो बोलता है किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होती है। तो किसी भी देश में क्या होता है जी? मानव, है ना। किसी भी देश में हम लोग जनसंख्या का मतलब क्या? मानव। और मानव खुद का एक संसाधन है किसी देश के लिए। अगर एग्जाम्पल आप लीजिएगा, किसी देश में कोई व्यक्ति ही ना हो, है ना, तो बताइए उस देश का क्या होगा? तो किसी भी देश की जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो क्या है? मानव वहाँ का या जनसंख्या वहाँ का महत्वपूर्ण है। तो किसी भी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वहाँ के मानव संसाधनों द्वारा संभव है और देश के प्रौद्योगिकी एवं व्यापारिक उन्नति का निवारण करने वाले जनसंख्या पर निर्भर करती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र के समुचित विकास वहाँ के मानव संसाधन के द्वारा, है ना, किया जा सकता है। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इस चैप्टर का मैं सिर्फ स्टार्टिंग यहाँ पे बता पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि चूँकि इतना सारा कुछ मेन टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। जो मेन टॉपिक है उसको आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो आप अभी जनसंख्या वितरण घनत्व समझेंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। बोलता प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने, है ना, है ना। तो क्या बोल रहा है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या घनत्व मानव एवं भूमि अनुपात होता है। अतः किसी प्रदेश या क्षेत्रफल जनसंख्या में पारस्परिक अनुपातिक होता है। इसका हम लोग यहाँ देखेंगे, इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी, है ना, राज्य या देश के हम लोग क्या लेंगे? क्षेत्रफल लेंगे, है ना, और वहाँ निवास करने वाले क्या लेंगे? जनसंख्या। तो क्षेत्रफल को किससे भाग करेंगे? जनसंख्या से भाग करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं? गणितीय जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो गणितीय जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहला देखेंगे प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, है ना। फिर से यहाँ ध्यान देगा कि प्रदेश की कुल जनसंख्या, तो प्रदेश का हमारा जो कुल जनसंख्या होगा और उसके कुल क्षेत्रफल से हम लोग क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहलाएगा? ये जनसंख्या घनत्व कहलाएगा, है ना।
तो इसको हम लोग बोलेंगे अंक गणितीय, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अंक गणितीय घनत्व बोलेंगे इसको। फिर से ध्यान देंगे, कभी कभी ना आपको सिर्फ फार्मूला पूछ सकता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि प्रदेश की कुल जनसंख्या बटा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, है ना, यानी किसी प्रदेश का कुल जनसंख्या कितना है और उस प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। यदि क्षेत्रफल को जनसंख्या से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल होगा उसको हम बोलेंगे अंक गणितीय घनत्व। ये होता कालिक घनत्व। इसका क्या अर्थ होता है, सबसे पहले यह देखेंगे। तो विश्व देश की कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि, है ना, तो हमारे यहाँ देखेंगे कि ये हमारा जो पूरा भूमि है, क्षेत्रफल है, तो उसमें से क्या होता है, कुछ सभी हिस्सों में खेती तो किया नहीं जा सकता, तो कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे खेती संभव है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कृषि, इस क्षेत्र को बोलेंगे हम लोग कृषि योग्य भूमि। तो देश की कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि योग्य भूमि, इसको जब हम लोग भाग देंगे तो कालिक, है ना, घनत्व निकल जाएगा। एक होता कृषि घनत्व, तो कृषि में संलग्न जनसंख्या, मतलब यहाँ पे इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारे किसी भी देश में जो कुल जनसंख्या है, सभी लोग तो कृषि कार्य नहीं करेंगे, है ना, तो कृषि कार्य कुल जनसंख्या का जितना प्रतिशत लोग कृषि कार्य में संलग्न है और उसको कृषि योग्य भूमि, इन दोनों में क्या करते हैं, इसको हम लोग भाग दे देते हैं, तो क्या निकल जाएगा हमारा, है ना, कृषि घनत्व निकल जाएगा। तो मेन आपके साथ इसमें हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, है ना, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राष्ट्र कौन है, तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है, बांग्लादेश। बांग्लादेश, जहाँ पर क्या हुआ कि 1 किलोमीटर में 1265 लोग रहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बांग्लादेश विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो यहाँ पे क्या है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, 1265। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो है वो जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 1 किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं। तो आपको पता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 12.8 लाख, है ना, वर्ग किलोमीटर, है ना। तो ये क्या भारत का कुल क्षेत्रफल, और भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो वर्तमान में देखेंगे तो भारत के कुल जनसंख्या 143 करोड़ है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो भारत, यहाँ देखेंगे ये 450 प्रति वर्ग किलोमीटर। जापान का कितना है, 348 प्रति व्यक्ति किलो, और फिलीपींस का कितना है, 352। तो यहाँ पे हम लोग कुछ देश के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा और इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि इसको, है ना। तो चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है ना। 2011 के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या कितना था, 143 करोड़। लेकिन अगर वर्तमान में एक रिपोर्ट की बात करें, है ना, तो चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो चीन से भी आगे निकल गया है। यानी कितना है भारत, 143 करोड़। यानी जनसंख्या के दृष्टिकोण से वर्तमान में बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश होगा वो कौन होगा जी, भारत। ये नई जानकारी आप देख लेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व वहाँ कितना है, तो यहाँ का कुल जनसंख्या 143 करोड़ है और जनसंख्या घनत्व कितना है, 141 प्रति वर्ग किलोमीटर। सोचिए, यहाँ बांग्लादेश भारत और देश की अपेक्षा देखिए विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश यहाँ चीन दिखा रहा है, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 143 करोड़ है, और वहाँ प्रति वर्ग जो व्यक्ति वर्ग किलोमीटर मात्र 141 है ना। अब यहाँ ध्यान देना कि जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। तो पहला है आपका आर्थिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन कारकों को शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो भौगोलिक कारक अगर आप ना, है ना, इसके पीछे और एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें सारा इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना। तो इसका देखते हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे एमसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर इसलिए डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे आप ऑप्शन को देखकर राइट आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक बार देखेंगे कि क्वेश्चन कुल मिलाकर यहाँ जो है वो कितना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर जो क्वेश्चन है ना, वो 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले 9 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो आइए आपके बीच पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो क्या दिख रहा है क्वेश्चन, हम लोग उसकी बात यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना
क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि बोलता निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे बिना देखे आपका जो राइट आंसर होगा, तो आपको बताए थे यहाँ कौन सा, एशिया। तो ये एशिया हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। फिर से याद कीजिएगा, है ना। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, और आप क्लास में पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा याद करने के लिए कोई समय देने की ज़रूरत नहीं, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना, और अंतिम तक वीडियो में आप बने रहिए। और इस तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि आपको हर दिन इस तरह का वीडियो मिले, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, इंग्लिश में, सभी सब्जेक्ट में, तो एक बार आप इस चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और वीडियो को कम से कम आप जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, तो ये आप बोलता कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल का क्या अर्थ होता है ना, जहाँ पे बहुत कम जनसंख्या, विरल जनसंख्या वाला। तो हम लोग दूसरा का आंसर देखेंगे, तो विरल वाला क्या हो जाएगा, तो विरल जनसंख्या हो जाएगा आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, और ये आपका हो जाएगा सही आंसर। बोलता कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे जल अभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा और महामारी। तो तीसरा का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, चिकित्सा, है ना, और शैक्षणिक सुविधाएं। ये आपका ये राइट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर तो हम 4 बात करते हैं। तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक होता है ना। किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का क्या, कौन सा सूचक होगा, तो आर्थिक, सामाजिक उत्थान, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा ऐतिहासिक, ये इनमें से देखेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारण था, पहला आर्थिक प्रगति, दूसरा ये भी हो जाएगा ये। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, ये हो जाएगा यानी राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे। तो प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहां लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है ना। तो जहां से लोग क्या करते हैं, गमन। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका जो सही आंसर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान, ठीक है। तो वहां से जो लोग हैं छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं तो उसको, है ना, तो किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रवास। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रवास बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि मानव जनसंख्या का, है ना, मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने का कितना समय लगा 1 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 10 लाख वर्ष, 10 लाख, है ना। 1 करोड़ होने में कितना समय लगा, 10 लाख वर्ष, ठीक है। शुरुआत की बोल रहे हैं, मतलब आरंभिक काल में 1 करोड़ जनसंख्या, हम सोचिए शुरू से लेकर 10 लाख वर्ष तक, तब जाकर कहाँ 1 करोड़ जनसंख्या हुआ। अभी तो 1 करोड़ होने में तनिक समय नहीं लग रहा है ना। तो हम लोग जितना तीव्र गति से पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, जनसंख्या विस्फोट उसको बोलेंगे। चलिए थोड़ा और आगे आइए। बोलता विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितने वर्ष लग गए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं। तो 7 देखेंगे तो सबसे पहला क्या हो रहा है, 7 कि 1 अरब से 2 अरब, तो देखेंगे 1 दशक, मतलब यहाँ पे क्या देखेंगे, 100 वर्ष, है ना, 100 वर्ष। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका, ना ग नंबर हो जाएगा। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम बताइए, है ना, जहाँ गांव नहीं है सिर्फ शहर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका राइट आंसर सिंगापुर। तो दुनिया का पहला एक ऐसा देश है ना सिंगापुर, जहाँ पे गांव नहीं, है ना, शहर है, और वहाँ 100% जनसंख्या शहर में निवास करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर हम लोग 9 के बाद फिर 9 जो है वो हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्चुअली आपके यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, बट मैंने आपको गोल घेरा कर दिया चूँकि आपको समझने में ज़्यादा आसान हो। बोलता निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य सही नहीं है। तो पहले तथ्य सही नहीं है, इसके लिए आपको ये सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, और इस सभी ऑप्शन को पढ़कर एनालिसिस कीजिए कि कौन सही और कौन गलत है। तो विगत, यहाँ देखेंगे
विगत विगत 50-500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ी, बिल्कुल गलत है ना। 500 वर्ष यहाँ पे देखिए अधिक समय की बात कर रहा। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, जनसंख्या 100 वर्ष लगे, नहीं, यहाँ पे 1 अरब से 2 अरब की बात किया था 100 अरब में। देखिए यहाँ पे तो इस क्वेश्चन को देखेंगे 7 नंबर, तो 7 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर बी जो क्या है, गलत है। ये भी गलत है और भी गलत है। सी देखते हैं क्या बोल रहा है, सो है ना, सी देखते हैं और हम लोग फिर डी देखते हैं। और सी तो ये तो क्लियर हो गया कि ना ए आंसर सही है ना बी आंसर सही है, या तो आंसर सी होगा या तो डी होगा। अब ये सी और डी में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि जननांग के संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। देखिए यहाँ पे प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे अब इसको नीचे जाने, अब नहीं भी जाएंगे तो यहाँ समझ गए होंगे। संक्रमण में प्रथम अवस्था जन्म दर उच्च दर, देखिए इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, तो सीधा देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार एमसीक्यू में क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक डिस्कस किए हैं और आप इस आंसर जो है कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा, तो यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहीं से शुरुआत करते हैं, चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। बोलता क्या है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। देखिए जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, ये आपका वीवीआई क्वेश्चंस है, क्योंकि इससे पहले भी ये जैक में पूछ चुका है सवाल, है ना। तो क्या बोल रहा है, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, है ना, जनसंख्या क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यानी 1 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं, 1 किलोमीटर एरिया में, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, किसी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल बटा वहाँ की कुल जनसंख्या, किसी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, या प्रदेश बोलिए या तो देश बोलिए, है ना, तो उसकी कुल क्षेत्रफल बटा कुल वहाँ की जनसंख्या, इसको जब हम भाग देंगे, जो उसका भागफल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनसंख्या घनत्व। यही यहाँ पे परिभाषित किया है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है 2 में अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है ना, कि जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं, जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसे कहते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम या अति विरल होता है, तो उसको, या अति विरल जनसंख्या अनुपस्थित होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। या कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या शून्य या बहुत विरल या कम पाया जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कुछ मरुस्थलीय भाग है ना, मरुस्थलीय भाग हो गया, या कुछ पहाड़ी इलाका हो गया, तो इन क्षेत्रों में जो है जनसंख्या बहुत कम पाया जाता है ना। तो इस यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको इसी प्रकार का, है ना, अगर क्वेश्चंस बैंक का तैयारी करना है, क्वेश्चन बैंक का, है ना, तो जो क्वेश्चंस बैंक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, है ना, मात्र 199 रुपया में ये कोर्स उपलब्ध है, मात्र 199 रुपया में। सोचिए 199 रुपया में आप कंप्लीट तैयारी आपका होगा, समझ रहे ना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, है ना, तो आप जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एशिया महादेश में विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो विश्व के 7 महादेश हैं, ये 7 महादेश, तो 7 महादेश में सिर्फ अकेला एशिया महादेश है जो 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो लगभग कितना, यानी लगभग 60% जनसंख्या सिर्फ एशिया महादेश में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम 100 में 60 को माइनस करते तो कितना बच गया, 40% जनसंख्या। तो सोचिए तो 6 महादेश में 40% जनसंख्या और 60% अकेला कहाँ, एशिया महादेश में, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ होता है कि
दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि करते हैं। एक उदाहरण से समझिए, भारत में जनगणना कब हुआ था? 2011 में। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष पे होते हैं? प्रत्येक 10 वर्ष में भारत की क्या होता है? जनगणना। तो मान लीजिए कि 2011 के बाद अगर इसमें 10 जोड़ देंगे तो 2021 आएगा, तो इसमें जनगणना नहीं हुआ, अलग की बात है। तो मान लीजिए कि भारत की जो जनसंख्या है 125 करोड़ है, 125 करोड़, है ना। और जब जनगणना के बाद यहाँ पे क्या बोलेंगे? 100 मान लीजिए 35 करोड़ हो गया उदाहरण। तो क्या हुआ? एक समय ये है और एक समय ये है, तो इन दो समयों में, है ना, जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ उसको हम बोलेंगे जनसंख्या वृद्धि। समझ रहे ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें क्या होता है, एक प्लस अनेक घनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है ना। सॉरी, ये ऋणात्मक हो सकता है, यहाँ पे देखेंगे। लेकिन ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता ही नहीं है कि कोई दो समय अंतराल में विश्व के किसी भी देश की जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा घट जाए, ऐसा होगा नहीं, है ना। तो कभी भी उस देश की जनसंख्या बढ़ता ही है, तो उसको हम बोलेंगे घनात्मक जनसंख्या वृद्धि। समझ रहे ना, घनात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को क्या बोलेंगे? जनसंख्या वृद्धि। और इस एग्जाम्पल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो दूसरा हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जनसंख्या की प्रकृति, यहाँ से ध्यान देने कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर, जन्म और मृत्यु के अंतर में हुए जनसंख्या वृद्धि या प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। सबसे पहला देखेंगे कि कोई क्षेत्र है, इसको ऐसे देखेंगे। जानते हैं हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का जो सबसे जो बड़ा कारण है ना, वह अशिक्षा है ना। अशिक्षा जो है वो जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ देखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्म दर हम लोग अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे हम लोग कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होता है, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे मापते हैं, कितने हजार जनसंख्या पर इसको मापते हैं, है ना। आज जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों आपको हम इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें विस्तार पूर्वक आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या बोला, किसी मतलब किसी विशेष क्षेत्र में दो समय अंतराल में जन्म और मृत्यु हुए जनसंख्या के वृद्धि की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1000 जनसंख्या पर मान लीजिए कि 460 बच्चे का क्या हुआ, जन्म हुआ। और मानते हैं, है ना, अंतराल में यहाँ क्या बोलते हैं। और अगर 1000 पे मान लीजिए का दूसरा, तो उसमें करीब करीब मान लीजिए 160 बच्चा का क्या हो गया, मृत्यु। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 460 में 160 को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे और उन दोनों के बीच जो अंतर आएगा उसी को बोलेंगे हम लोग प्राकृतिक वृद्धि। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, प्राकृतिक वृद्धि। देखिए जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, वो हम लोग क्या बोले कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा सहसंबंध पाया जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, तो इसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक सहसंबंध। क्या होता है, ऋणात्मक सहसंबंध। इसका मतलब क्या होता है कि जिस देश में जिस प्रकार से तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि होने के कारण इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उपलब्ध संसाधनों पर। तो उपलब्ध संसाधन जो है वो सीमित है और जनसंख्या असीमित होता रहा है, जिसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, आर्थिक विकास पर, है ना। तो इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक सहसंबंध। क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न सर्वाधिक गंभीर समस्या क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न जो सर्वाधिक गंभीर समस्या है वो है संसाधनों का ह्रास। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी भी देश के पास जो भी संसाधन है ना, वो क्या है, सीमित संसाधन है और जनसंख्या क्या है, असीमित वृद्धि हो रही है। तो जिसका सीधा प्रभाव वहाँ के संसाधनों के ह्रास क्यों होगा, ठीक है। वहाँ के उपलब्ध जो संसाधन है उसका क्या होगा, ह्रास होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा 8 देखते हैं, है ना। जनक के संक्रमण सिद्धांत को उपयोग क्या है ना।
तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान किया जाता है। संक्रमण सिद्धांत, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य में वहाँ की जनसंख्या में कितना वृद्धि हो सकता है, उसी को पूर्वानुमान हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या संक्रमण का ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो है, उस सिद्धांत के तहत क्या बताया गया है कि किसी क्षेत्र की जो वर्तमान में जो जनसंख्या है सो तो है ही, लेकिन भविष्य में कितना वहाँ वृद्धि हो सकता है, कितना जनसंख्या बढ़ सकता है ना, यह सिद्धांत बताता है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा 9 देखेंगे कि 9 क्या बोल रहा है ना। तो 9 बोल रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताइए, कि जनसंख्या परिवर्तन का 3 घटक क्या है ना। तो जनसंख्या परिवर्तन का जो पहला घटक है वो है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, और अगला क्या है, प्रवास। तो ये हो जाएगा आपका पहला, ये आपका दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है। इससे क्या होता है, कहीं पे जन्म दर अधिक होते हैं, मृत्यु दर कम होता है, ऑटोमेटिक जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। प्रवास का क्या होता है, एक स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर निवास कर जाना, है ना। तो उसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्रवास बोलेंगे। तो जनसंख्या का परिवर्तन का पहला घटक क्या हो जाएगा, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या, तो आपके साथ यहाँ पे देखेंगे, तो कुछ यहाँ पे ये टॉपिक देखिए, आप भी पढ़ सकते हैं, है ना। और पढ़कर इसको जो है वीडियो को रोक कर जो है स्टॉप करके आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, है ना, नोट्स भी बना सकते हैं। तो नोट्स बनाते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ क्या करना, क्वेश्चंस लिखना है। आप क्वेश्चन लिखिए और आंसर का जगह छोड़ दिए 1 लाइन, है ना। और आप जो वीडियो में देखे हैं, जो सीखे हैं, उसको बिना देखे आप लिखिए आंसर। क्यों, क्योंकि अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा कहावत है, राइट मेन मेक्स अ परफेक्ट। इसका क्या अर्थ हुआ कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, है ना, और पढ़ने के बाद अगर उसको बिना देखे लिख दिए, है ना, तो आप कभी उसको फिर भूलेंगे नहीं, है ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होगा, है ना, विथ आंसर आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप जो है इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको और जो नए वीडियो आने वाला है आपके तक सबसे पहले पहुँचे।